नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों के साथ। झांसी के मऊरानीपुर में शासन की योजनाओं की जांच परख करने पहुंचे जिलाधिकारी। इस दौरान डीएम रविंद्र कुमार ने रेन बसेरों में गौशालाओं की करी है जांच। 74 ग्रामों में पानी की सप्लाई करने वाली पानी की टंकियों का निरीक्षण किया गया है। डीएम के साथ जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। महोबा में मिड डे मील के बाद 15 छात्राओं की तबियत बिगड़ गई है। भूत प्रेत का साया मानकर स्कूल में ही तांत्रिक से करवाया गया झाड़ फूक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरवेवी में इस्लाम को सही तरीके से पढ़ाने की सलाह दी गई है। अफगानिस्तान में महिलाओं पर लगे प्रतिबंध ने की है निंदा। मथुरा के डीएम कार्यालय पर डीएम पुलकित खरे की गिरफ्तारी के लिए महिला शिक्षक ने बुलाई पुलिस। महिला का आरोप सीनियर अधिकारी कर रहे हैं उसका शोषण। प्रभाव के चलते डीएम अधिकारियों पर नहीं कर रहे हैं कोई कार्रवाई। कई बार कर चुकी शिकायत, जिद पर अड़ी रही महिला। झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर महोबा डिपो बस में भीषण आग लग गई। बस चालक ने कंडक्टर ने कूदकर जान बचाई है। सभी बस सवार सुरक्षित है। फिलहाल मौके पर दमकल की टीम पहुंची। गोंडा में रोडवेज पुलिस चौकी के पास किराए को लेकर ऑटो चालक और सवारी में टक्कर हुई है। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हो गया है। औरैया के दिबियापुर में साइबर टीम और एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी बैंक खोलकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। डिजिटल आर्यावर्त निधि लिमिटेड बैंक नाम से संचालित की जा रही थी फर्जी ब्रांच। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने दी है जानकारी। लखीमपुर खीरी में मैलानी से नानपारा जा रही पैसेंजर ट्रेन में जीआरपी सिपाही ने यात्री को गोली मार दी है। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने सिपाही अमित को हिरासत में ले लिया है। मैलानी जीआरपी पुलिस का मामला। बरेली में कलेक्ट्रेट कार्यालय में पर मृतक के परिजनों ने हंगामा किया है। 15 दिनों से युवक की शव बरामदगी न होने पर परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवक की हत्या में संलिप्त पत्नी, प्रेमी और उसके दोस्त को पुलिस जेल भेज चुकी है। शव की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के जोगी नावदा का मामला। मुजफ्फरनगर की मसूरपुर डिस्टिलरी का एडीएम ने औचक निरीक्षण किया है। एडीएम ने डिस्टिलरी में काम कर रहे कर्मचारियों से जानकारी ली है। एडीएम के साथ खतौली एसडीएम और आबकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। औरैया के अंबेडकर नगर में फांसी के फंदे से लटका मिला है युवक का शव। परिजनों में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर टीम पहुंची है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। संत कबीर नगर में बघौरी विकास खंड पर अपनी मांग को लेकर प्रधानों का बीडीपीओ कार्यालय पर जला है ताला। बीडीपीओ के स्थानांतरण को रोके जाने की मांग पर प्रधान अड़े हुए हैं। बीडीओ श्वेता वर्मा के स्थानांतरण से प्रधानों में दिखाया आक्रोश। उन्नाव के फतेहपुर खालसा गांव में गैंगस्टर मेराज उर्फ मैलू की 38 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने यूपी गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। मौके पर भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। उत्तरकाशी के एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, तेज रफ्तार को रोकने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अमेठी के मुंशीगंज में पांडे स्टील संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई है। गोदाम जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ के अकराबाद में नेशनल हाईवे पर कोहरे की धुंध के चलते बाइक से टकरा गई है गाय। हादसे में बाइक सवार युवक और गाय की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को घटना की सूचना दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। कन्नौज के छिबरा मऊ में हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। तहसीलदार अनिल कुमार सरोज ने सरकारी नाले पर बने तोताराम शर्मा की मार्केट को करवाया जमींदोज। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। औरैया के ककोर में शासन द्वारा ग्राम निधि कटौती से नाराज ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। नाराज ग्राम प्रधानों ने जमकर नारेबाजी की है। सहारनपुर के देवबंद के खेड़ा मुगल गांव में जिला कॉर्पोरेटिव बैंक की शाखा में चोर घुस गए हैं। चोरों ने गैस कटर से बैंक लॉकर को काटने की कोशिश की है। बैंक के पिछले हिस्से की दीवार का हिस्सा टूटा हुआ मिला है।
तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो आपको बता दें कि वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 स्वीकृत कर ली गई है। मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इमारती लकड़ी अन्य वन उपज का अभियान किया गया है। नियमावली 1968 के सरलीकरण का भी जिक्र हुआ है। तो यूपी कैबिनेट के प्रस्तावों पर बैठक में मोहर लग गई है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को स्वीकृत किया गया है। मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि इमारती लकड़ी अन्य वन उपज देखने को मिली है। तो वहीं यूपी में अल्पसंख्यक विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे अभ्यर्थी को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से निकाले गए करीब 90 से ज्यादा अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से ज्यादा से अल्पसंख्यक विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे हैं। अचानक हम लोगों को निकाल दिया गया है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। गेट पर बता रहे हैं कि मंत्री जी बीमार हैं, कोई हमको बताने वाला नहीं है कि मेरी नौकरी क्यों गई है। देखिए वही नाम हम इस नाम वाला पूछने बैठे तो बाइट क्या नाम है आपका? प्रदीप विश्वकर्मा। प्रदीप, आप लोग यहाँ मंत्री जी के आवास पे आप लोग खड़े हैं, किस वजह से आए हैं? हम लोगों को एक ऐसा बताया गया, मतलब ये निकाल दिया गया 5 साल से लगातार कंटिन्यू पीएमजीके के तहत हर जनपद में सब लोग कार्यरत हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पद पे, जो कि इनको किसी का कुछ पता नहीं। तत्काल 98 लोगों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कल निकाल दिया गया है, जो कि हम लोग परेशान है। इसे धर्मपाल जी यहाँ से मुख्यमंत्री मंत्री जी से मिलना चाहते थे, अभी फिलहाल हमको मिल नहीं पाए हैं। विशाल क्या मिले नहीं? किसने सूचना आपको दी कि आप निदेशक डायरेक्टर महोदय अल्पसंख्यक कल्याण लेटर गया था, मेल पे गया था। तो अभी आप यहाँ मंत्री जी के आए हैं, कोई मुलाकात हुई है या फिर? अभी कुछ मुलाकात नहीं हुई हम लोगों से। ऐसा बताया जा रहा है कि न बात करना, हमें कुछ मतलब आश्वासन दिया जाए आगे चल के। ये लेटर दिया गया है, ये लेटर है जो कि हम चाह रहे हैं कि मुलाकात हो जाए हमारी मंत्री जी से और आगे हमें कुछ आश्वासन दिया जाए कि हम लोग अब बेरोजगार हो गए, वैसे भी रोजगार नहीं मिल रहा, जो रोजगार है वो भी चला गया हम लोगों से। तो हम लोग कहाँ जाएं? हमें बताएं तो हम जाएं कहाँ? कोई तो आश्वासन दे हमें। ना ऑफिस से वहाँ से कोई रिप्लाई मिल रहा, ना यहाँ से कोई रिप्लाई मिल रहा है। सर आप बताइए हम लोग जाएं कहाँ? कोई तो हमें कुछ आके सामने से कहे। आके हम 3 दिन से यहाँ स्टे करे हुए हैं लखनऊ में, सब जनपदों से सभी लोग आए हुए हैं। प्लीज हमें मतलब धर्मपाल जी मिले हमको, हम लोगों से कोई बात करे तो कुछ आगे बात हो हमारी। वो बात रोजगार की है, कोई नहीं सुनवाई हो रही, कहीं से नहीं सुनवाई हो रही है। मैडम का वेट कर रहे, कल हम 5:45 बजे निकले हैं कार्यालय से, इंदिरा भवन से 5:45 बजे निकले हम सभी हैं, और सब बच्चे इधर उधर पड़े हुए हैं रोड पे। बताइए हम कहाँ जाएं? तो वहीं लखनऊ शहर में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश में सभी मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही अभियान से पहले अतिक्रमणकारियों को सूचित भी किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को कैंट रोड पर अतिक्रमण के विरोध में अभियान चलाया गया। अभियान में कई दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है। इससे नाराज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मुरादाबाद में आयोजित पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन में जावेद मलिक बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एआईएमआईएम के शौकत अली पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें और मायावती को मुस्लिम वोट खिसकाने का डर सतकने लगा है। आपको बता दें कि इसलिए ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बारे में फालतू की बयानबाजी करने लगे हुए हैं। लखनऊ और अन्य जनपदों के तहत आज मुरादाबाद के बाईपास स्थित एक बैंकेट हॉल में अखिल भारतीय पसमानदा मंच की ओर से एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें आसपास के जनपदों से भी भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग पहुंच रहे हैं। इस तरह के आरोप इस आंदोलन पर लगते रहेंगे, क्योंकि पसमानदा समाज ने अपनी ताकत को पहचाना है और दूसरे राजनीतिक दलों ने क्योंकि अभी तक हिस्सेदारी पसमानदा समाज को नहीं दी थी, उनको इस बात का दर्द है और इस बात का डर भी है कि पसमानदा समाज क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ को बढ़ रहा है। हिस्सेदारी मिलेगी। शौकत अली इस तरह का जवाब क्यों कर रहे हैं? मंचों से वो कह रहे हैं इस तरह का। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। माननीय मायावती जी ने भी कहा पसमानदा समाज को लेकर, और डर
देखिए, राजनीतिक दलों में डर तो संभव है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक समाज जागृत होता है, अपनी ताकत को पहचानता है और वो किसी के साथ जुड़ना चाहता है, तो दूसरे राजनीतिक दल, विपक्षी दल कमजोर हो जाएंगे। इनकी जो सीटें आती थी, अब वो सीटें जीरो बैलेंस हो जाएंगी, उन सबका खाता नहीं खुलेगा और जमानतें सबकी जब्त हो जाएंगी। आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में मदरसों से जुड़े हितधारकों की बैठक पर एक बार फिर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सभी से पर्याप्त सुझावों का जिक्र किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। जो बैठक हुई थी वो न तो मदरसा बोर्ड की बैठक थी, न प्रस्ताव पाने की बैठक थी। एक जनरल सा हम लोग मदरसा नियमावली में संशोधन को लेकर बैठक बुलाए थे और उसमें तमाम तरह के बीज के ऊपर हमें सुझाव मिले हैं। हमें सिर्फ सुझाव लेने थे, कोई प्रस्ताव भी नहीं लेने थे, न प्रस्ताव पारित करने थे, न कोई फैसला लेना था, न फैसला हुआ है। केवल हमें सुझाव मिलने थे, 20 सुझाव मिले हैं। उनमें से एक सुझाव यह भी आया है कि मदरसों में विगत 4 वर्षों से बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पाया है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। वो सुझाव मिला है, चूँकि ड्रेस नहीं मिला है, हम निश्चित रूप से प्रयास करके इन बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पा रहा है, उन्हें ड्रेस दिलाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल हमारा आपसे यह है कि शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी रखने को लेकर क्या सहमति बनी है? नहीं, ऐसा कुछ भी किसी एक मदरसे के ही जुड़े प्राचार्य ने कहा कि अगर छुट्टी रविवार को तो कैसा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी किया इस बात का। तो ये एक प्रकार के सुझाव मिला है, ये कोई प्रस्ताव नहीं, कोई फैसला नहीं, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। आगामी बोर्ड की जब बैठक जब भी होगी हमारे, उसमें इस पर हम चर्चा करेंगे और तब फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है और किस रूप में मदरसों को छुट्टी देनी है। यूपी में श्रमिकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सहकारिता विभाग ने लेबर क्लब बनाने का फैसला लिया है। विभाग श्रमिकों के लिए लेबर क्लब बनाकर पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फिर काम भी देगा, जिस पर सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने बताया कि कोरोना काल में बड़ी तादाद में श्रमिक बाहर आए थे, अपने प्रदेश आए हुए थे। योगी सरकार की कोशिश है कि यूपी के श्रमिकों को यूपी में ही काम मिले। हमारी जितनी साधन सहकारी समितियां हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 7,500 इस प्रकार की सहकारी समितियां हैं, जिन पर हमने एक लेबर क्लब बनाने का एक प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से जो श्रमिकों की जो आवश्यकता है ग्रामीण उसमें, जिसमें जो श्रमिक काम करना चाहते हैं, कोई राजमिस्त्री है, कोई ड्रोन चलाने वाला है, कोई ट्रैक्टर चलाने वाला है, कोई धान की रोपाई कराने वाला है या राजमिस्त्री का काम निर्माण कार्य करने वाला है। इस प्रकार के ट्रेंड, स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड हर प्रकार के ज़रूरतमंद लोग हमारी साधन सहकारी समितियों पर आकर अपना डिटेल वहाँ विवरण दे देंगे और उसके बाद जिन लोगों को, ग्रामीण लोगों को ज़रूरत होगी कि इस प्रकार के व्यक्ति की हमको ज़रूरत है, तो निर्धारित जो उसका पारिश्रमिक है उसके आधार पर उन लोगों को वो आवश्यकताओं को पूर्ण करने की एक योजना है। तो इसको लेकर एक 7,500 लेबर क्लब का गठन करेंगे। साथ ही साथ इनके द्वारा जो डेलीगेट्स हैं जिला स्तर पर से लगाकर प्रदेश स्तर पर श्रमिकों के सम्मान के लिए हम प्रदेश की जो हमारी एपेक्स बॉडी है, उत्तर प्रदेश श्रम सहकारी संघ लिमिटेड, जो लैकफेड कहते हैं, जिसमें निर्माण कार्यदायी संस्था है हमारी, तो उसमें भी इनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ऐसी एक योजना बना रहे हैं। कोरोना काल में एक श्रमिकों का एक बस से लौटा तो एक उत्तर प्रदेश में बहुत सारी संख्या में सरकार वापस लाई थी। क्या उसी के दृष्टिगत ये रूपरेखा बनाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का जो श्रमिक है उत्तर प्रदेश में ही काम करे? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत समय से श्रमिकों की कोई चिंता नहीं की गई। हमारे उत्तर प्रदेश के काम करने वाले मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो दूसरे प्रदेशों में जाकर, पंजाब में जाकर, दिल्ली में जाकर, हरियाणा में जाकर, मुंबई, महाराष्ट्र में जाकर, गुजरात में जाकर, अन्य कई प्रांतों में जाकर वहाँ पर अपना योगदान कर रहे हैं, उन प्रदेशों के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
एक सूटकेस में 4 सूटकेस का सामान क्यों भरना? स्मार्ट लगेज फेस्टिवल है ना, जहां ब्रांडेड लगेज पर है फ्लैट 70% ऑफ 31 दिसंबर तक। जल्दी कीजिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां गड्ढा मुक्त अभियान की पोल खुलती हुई तस्वीरें सामने आई है। आपको बता रहे हैं कि थाना दहली गेट क्षेत्र में पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क पर एक गर्भवती महिला ने मासूम बेटी को जन्म दिया है। मोहल्ले के लोगों ने गर्भवती का प्रसव कराया है। गर्भवती महिला परिजनों के साथ इंदिरा नगर से ई रिक्शा से अस्पताल के लिए जा रही थी। सड़कों की खराब व्यवस्था के चलते उसने रास्ते में ही मासूम बेटी को जन्म दे दिया है। पिछले काफी समय से पाइपलाइन के लिए सड़क पर गड्ढे खोदे हुए हैं, जो राहगीरों के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन गए हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार की संभावना जल्दी खत्म हो जाएगी। गुरुवार को समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति को आधार से लिंक करेगा। देश के स्कूल और कॉलेज में ये सिस्टम शुरू करने की तैयारी हो रही है। इस योजना पर असीम अरुण ने आधार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है। बैठक में तय किया गया है कि आधार से अटेंडेंस को लिंक करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, जिससे उसका फायदा पात्र छात्रों को आसानी से मिल सकेगा। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति को लागू होने के बाद भारत सरकार के मानक पूरे होते ही भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी लगाम लग जाएगी। तो वहीं चीन में फिर से कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 ने दस्तक दे दी है। इस वेरिएंट से चीन में तबाही मची हुई है। भारत में BF7 के 4 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए हैं। 3 मामले गुजरात से आए हैं और 1 मामला ओडिशा से सामने आया है, जिसके बाद अब राज्य सरकार भी अलर्ट पर है। इस वेरिएंट पर नियंत्रण करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जल्द ही उत्तराखंड सरकार इस नए वेरिएंट पर SOP भी जारी करने जा रही है। कोरोना चूँकि समाप्त नहीं हुआ है और जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है, उसको लेकर हम सभी सतर्कताएं, जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे। और पुलिस विभाग में मैंने अभी जो ओपनिंग कार्यक्रम था उसमें भी किया है और अभी यहाँ से जाने के बाद हम तत्काल इस पर बैठक करने वाले हैं और बैठक करके जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं, जिन जिन विषयों पर कोरोना को लेकर काम करना है, हम लोग काम करेंगे। चीन में कोरोना से एक बार फिर हाहाकार और देश में अलर्ट जारी हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन ने भी कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने सभी DM को पत्र लिखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करने के निर्देश दे दिए। राज्य विपणन बोर्ड के राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त होने पर पहली बार मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस अवसर पर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले, इसके लिए मंडियों को हाईटेक किया जा रहा है। किसानों की फसल का पूरा पैसा उन्हें मिले और उनकी फसलों का पैसा सीधे उनके खाते में जमा हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। उसने बताया कि शीघ्र ही कृषि मंत्रियों की बैठक मसूरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री को भी निमंत्रण दिया गया है। देखिए, कई वर्षों से मसूरी की जनता ट्रैफिक जाम को झेल रही है। टूरिस्ट भी इस जाम को झेल रहा है। टूरिस्ट आता है तो परेशान हो जाता है और कहता है अगली बार मसूरी नहीं आएंगे, क्योंकि गांधी चौक का जाम लगता है। आज मैं आभार करना चाहता हूं माननीय गडकरी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि उनकी कृपा से 837 करोड़ की टर्नओवर मंजूर हुई है और मार्च के महीने में, क्योंकि थोड़ा DPR में फिर थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, उसको जो है JW मेरिट के पास उस टनल को निकाला जाएगा और मार्च के महीने में माननीय गडकरी जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका शिलान्यास किया जाएगा। मैं इसके लिए माननीय गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गडकरी जी हों,
उत्तराखंड की विशेष चिंता करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा उत्तराखंड के दौरे पर है। वहीं बीजपुर गेस्ट हाउस में आयोजित उत्तराखंड राज्य महिला आयोग और अन्य राज्य के आयोग के साथ बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कहना था कि देश भर में महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं को लेकर आयोग के माध्यम से काम हो रहा है। वहीं हमारी कोशिश है कि अभी शिकायतकर्ताओं को पूरा न्याय मिल सके। दूसरी तरफ कार्यक्रम के आयोजक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कुंडवाल का कहना है कि प्रदेश में हमारा जागरूकता अभियान लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। ऐसा है कि पहले तो ये था कि महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। अब आमतौर पर महिलाएं बाहर निकल रही हैं और किसी भी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो वो हमारे पास आती हैं, हम उसका समाधान भी करते हैं। तो इसलिए जब महिलाएं अवेयर हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, तो अपनी बात उचित मंच में रख पा रही हैं और फिर हम लोग उसका समस्या का समाधान करने में भी हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड लगातार, मैं कहती हूँ कि सब लोग बाहर निकल रहे हैं। अब कई बार तो क्या होता है कि महिलाएं भटकती रहती हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मैं स्वयं कहती हूं कि आप जहां पे हैं वहीं रहें। ये जो आप कहते हैं ना क्राइम रेट बढ़ गया, इसको अगर आप होलिस्टिकली देखें तो आज जितने एफआईआर होते हैं, पहले एफआईआर नहीं होते थे। हमें नहीं पता, महिला जब तक बाहर निकलती नहीं है कि उसके ऊपर क्या टॉर्चर हो रहा है, या एफआईआर जब तक नहीं हुआ। आज महिला बोलने लगी है तो हमें लगता है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज राज्य में लगातार हो रही पुल क्षतिग्रस्त की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। करण माहरा का कहना है कि बीजेपी की भ्रष्टाचार की नीति के चलते यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होता। जो पिछले 7 वर्षों में जो पुल बने हैं वही लगातार टूट रहे हैं। और पिछले बार भी जो 2 महीने पहले नदी में, सोंग नदी में जो पुल टूटा था, उसमें हमारे जिला पंचायत के सदस्य ने लिख के भी दिया था और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। जो काम उस समय 20 लाख 25 लाख में होता, वो काम एक तो पुल टूटा, जो उसकी अप्रोच जो थी वो टूटी, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ पुल टूटने से। और उसके बाद अभी उसमें उसके अप्रोच बनाने में जो मिट्टी का भरान हुआ और कुछ पुस्ते बने, 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो जो अतिरिक्त खर्चा हुआ और जो पहले का काम हुआ था उसका जो नुकसान हुआ है, इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए उन अधिकारी और कर्मचारियों की और मंत्री की, जिनके कार्यकाल में ये काम हुआ है। और उसके अलावा भी जितने यहाँ फ्लाईओवर्स बने हैं बीजेपी की सरकार के टाइम में, चाहे वो कहीं के भी हैं, उन सब में आज गार्डर्स लगाए गए हैं। कहीं उनमें बोल्डिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। तो जब उसका एक सेट एस्टिमेट था, उसी में अच्छा कार्य क्यों नहीं हुआ? और अगर गुणवत्ता में कोई कमी है, और है जो दिखाई दे रहा है, लगातार पुल टूट रहे हैं, ये तीसरा पुल टूट गया है। उसके अलावा हाईवेज की इनके जो फ्लाईओवर्स हैं, उनके जो पुस्ते बने हैं वो टूट रहे हैं और उसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस के ऊपर एक भद्दा मजाक है। तो उत्तराखंड प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए 1800 वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जिसमें करीब 750 CSC की नियुक्ति की जाएगी। हरिद्वार पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि हमारे राज्य में 1800 वेलनेस सेंटर बन रहे हैं और 23 तारीख को हम लगभग 750 CHO को जो है उनको नौकरी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से सबको जो है प्रमाण पत्र दिए जाएंगे नौकरी के। हर CHO को हमारी सरकार लगभग 40,000 रुपये तनख्वाह देगी और 5 या 6 ग्राम सभाओं में एक CHO रहेगा। वो हर मनुष्य की गांव में जाके स्क्रीनिंग करेगा, वहाँ पे स्वास्थ्य मेले लगाएगा और 1,25,00,000 लोग जो हमारे उत्तराखंड में हैं, उनकी सबकी हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और हेल्थ आईडी जब बन जाएगी सब लोगों की, तो जांचें सबकी फ्री होंगी। आयुष्मान भारत में सबका इलाज भी फ्री किया जाएगा। तो एक बड़ा अभियान हमें चला रहे हैं। बागेश्वर में सर्वदलीय राज्य आंदोलनकारी के 55 सदस्यों ने चिन्हीकरण की मांग को लेकर जिलाधिकारी अनुराधा पाल के दरबार में प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारी पूरन पाठक ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए कि नैनीताल उच्च न्यायालय से आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण का फैसला मिलने के बाद भी बार बार जिला प्रशासन उन्हें साक्ष्य उपलब्ध कराने के नाम पर गुमराह कर रहा है। प्रस्तुति पत्र राज्य आंदोलनकारियों को जारी करने के बाद उन्हें फिर से वापस लिया गया है। अज्ञात व्यक्ति के दबाव में आकर राज्य आंदोलनकारियों को रिजेक्ट किया जा रहा है। 352 जो हुए थे उसको छोड़ते हुए हम ये कहने का कोर्ट में जितने बनाइए आप, हम बाकी को नहीं बोलते, कोर्ट में जितने भी है
बाकी जो जिन्होंने कोर्ट में हमने जीवित रखा, जो हम लड़ रहे हैं, उनमें से आप चयनित करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बाकी तो चयनित करने वाले ये हैं, बनाने वाले हैं। जब प्रशस्ति पत्र हमको दे दिया गया था तो वापस क्यों लिया, पूछना चाहता। और वो कहते हैं कि अज्ञात लोगों के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, जब एसडीएम डीएम इनने हमें चयनित किया हुआ है, एक अज्ञात आदमी के फोटो कहने पर ही हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है इस देश में? तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में दिसंबर महीने में भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बयान जारी करते हुए बताया कि महीने के आखिरी में भी बारिश की संभावना नहीं है। 25-26 तारीख तक मौसम शुष्क रहने के आसार जरूर है, लेकिन बरसात और बर्फबारी के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 22 दिसंबर हो गई है और दिसंबर या में देख रहे हैं कि अभी तक कुछ रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी प्रदेश में नहीं मिली उत्तराखंड में, और इसी तरह की जो सिचुएशन है वो करीब नवंबर में भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कम रेनफॉल एक्टिविटी है, स्नोफॉल एक्टिविटी, ये कृषि और बागवानी के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। और आगे भी जो है एक्टिविटी, अगर एक वीक में बात करूँ, आज 22 से लेकर 30 तारीख तक के बीच में, तो कोई विशेष एक्टिविटी नहीं है। 25 को आप देखेंगे थोड़ी बदली छाएगी, 26 को भी रहेगी, और छुटपुट लाइट एक्टिविटी रेन या स्नो की जो हाई रीचेज है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनमें थोड़ी बहुत हल्की या हल्की एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो मिल सकती है। तो वही हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण ठंडी सड़क से तिकोनिया तक नहर कवरिंग कार्य रही है। आपको बता दें कि जिसका आज प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने विधिवत पूजन करने के बाद शुभारंभ कर दिया है। इस 1 किलोमीटर से अधिक लंबी नहर कवरिंग की कुल लागत 4 करोड़ 30 लाख रुपए है, जिसमें नहर को कवर कर 500 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।